दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें हम कंकाल तंत्र, मानव श्वसन तंत्र तथा श्वसन तंत्र में होने वाली प्रमुख समस्याएं, लक्षण और उपचार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ साथ बैंक, एसएससी और रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। सबसे पहले आइए कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 216, 206, 207 या 306। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 206। देखिए दोस्तों, अस्थियां ठोस, कठोर, शक्तिशाली संयोजी ऊतक होती हैं। इनका निर्माण तंतुओं और मैट्रिक्स से होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि शैशव काल में ये 300 हड्डियां होती हैं। तो याद रखिएगा, शैशव काल में हड्डियों की संख्या अधिक होती है और वयस्क मनुष्य में ये 206 होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज और सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। तो देखिए, स्टेपीज जो है ये कान में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी अस्थि जो फीमर होती है वो जांघों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थियां क्रमशः स्टेपीज और फीमर हैं। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है कि यह बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में विभाजित होता है। ये तो सही है। अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में विभाजित होता है। ये भी सही है। अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों और उरोस्थ में विभाजित किया जाता है और उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल, रोम शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी आपका ये सही नहीं है, क्योंकि उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथों और पैरों की अस्थियां, मेखलाएं शामिल होती हैं। नाखून, बाल और रोम जो होते हैं ये बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपांगी कंकाल में नाखून, बाल, रोम शामिल नहीं किए जाते हैं, बल्कि दोस्तों नाखून, बाल और रोम ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, ऑप्शन है आपके, स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। पहला कथन है, अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नाखून, बाल और बाह्य चर्म अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ के बने होते हैं और स्नायु दो अस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है। तो इसमें आपको असत्य कथन बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए जो आपका दिया है, स्नायु मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि स्नायु जिसको लिगामेंट कहा जाता है और कंडरा यानी टेंडन दोनों संयोजी ऊतक हैं। स्नायु जो है दोस्तों दो अस्थियों अथवा उपास्थियों को जोड़ता है, जबकि कंडरा मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है। इसके अलावा जो शेष 3 ऑप्शन हैं ये आपके सही हैं। तो याद रखिएगा, स्नायु या लिगामेंट दोस्तों ये अस्थियों और उपास्थियों को जोड़ता है, यानी हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला स्नायु होता है, जबकि कंडरा जो होती है वो मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या नाइट्रोजन? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दोस्तों मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता है और ये जो हैं इनका प्रतिशतता देखिए, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.2% होता है।
तो याद रखिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही मिलान हो जाएगा, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये दोस्तों 29 अस्थियाँ होती हैं मानव खोपड़ी में। मेरुदंड में कुल 33 अस्थियाँ होती हैं, स्पाइनल कार्ड में, पसलियों में 24 अस्थियाँ होती हैं और उरोस्थि जो होता है इसमें 1 अस्थि होती है। तो इस तरह से सही सुमेलन क्या हो जाएगा, सही सुमेलन ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, प्रश्नगत जो अंग हैं उनमें अस्थियों की संख्या मानव खोपड़ी में 29, मेरुदंड में 33, पसलियों में 24 और उरोस्थ में 1 हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए और इसके आधार पर आप उत्तर दीजिए दोस्तों जो कथन दिए गए हैं। पहला है कि अस्थि संधियाँ अस्थियों के जुड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती हैं, ये आपका सही है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण, अपूर्ण और अचल संधि, ये भी सही है। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है, तो ये आपका सही नहीं है। और मनुष्य के गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी क्यों गलत है दोस्तों? पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होती हैं, लेकिन मनुष्य के घुटनों में कंदुक खल्लिका यानी बाल एंड सॉकेट नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। तो मनुष्य के घुटनों में पूर्ण संधि पाई जाती है, न कि अपूर्ण संधि, इसलिए ऑप्शन सी आपका असत्य कथन है, अन्य कथन सही हैं। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों, शरीर के वे स्थान जहां अस्थियां परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशीलता देती हैं अस्थि संधि यानी बोन ज्वाइंट कहलाती हैं। गति और प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण, अपूर्ण और अचल संधि। मनुष्य के घुटनों में बाल एंड सॉकेट नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। अपूर्ण संधियों में कपाल की अस्थियां और कशेरुकाओं के मध्य जो है अपूर्ण संधियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं? ऑप्शन है वक्षीय पिंजर, सिर, मेरुदंड या श्रोणि मेखला। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वक्षीय पिंजर में फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं। दोस्तों, मनुष्य में कुल 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां पाई जाती हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां वंश के सामने उरोस्थि यानी स्ट्रेनम से और पीछे मेरुदंड की कशोरिका से जुड़ी होती हैं, लेकिन 8वें, 9वें और 10वें जोड़े की पसलियां उरोस्थि से न जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स या गौड़ पसलियां कहा जाता है। 11वें और 12वें जोड़े की पसलियां केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती हैं और इनका अग्र सिरा मुक्त होता है, इसलिए इन्हें तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वक्षीय पिंजर में दोस्तों ये फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। उरोस्थ यानी ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट बोन या उरोस्थ जो है स्टर्नम, ये पहले का डी हो जाएगा। जत्रुक यानी कॉलर बोन जो होता है, ये कॉलर बोन क्लेविकल से मिला दीजिए, बी का पहला हो जाएगा। जानु फलक या कीनैप जो होता है दोस्तों, ये पैटेला कहा जाता है और स्कंध फलक स्कैपुला कहा जाता है, डी का तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन डी आपका सही है, 4, 1, 2 और 3। देखिए, उरोस्थ स्टर्नम होता है दोस्तों, और कॉलर बोन जो होता है, कॉलर बोन जिसको जत्रुक कहा जाता है, ये क्लेविकल, जानु फलक पैटेला और स्कंध फलक स्कैपुला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल से संबंधित रोग और उनके लक्षणों का सही सुमेल क्या है? देखिए, गठिया दोस्तों, गठिया जो होता है ये जोड़ों में सूजन आना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोड़ों में सूजन आना ये सही सुमेलित है। सूखा रोग यानी रिकेट्स, ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आ जाती है।
ऑस्टियोपरोसिस ये अस्थियों का कमज़ोर हो जाना, और टिटेनी उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना। तो दोस्तों ये सही नहीं है, सही लक्षण नहीं है, क्योंकि टिटेनी नामक रोग शारीरिक तरल यानी कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है, और इसमें पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव कंकाल से संबंधित रोगों में जो ऑप्शन डी है ये सही सुमेलित नहीं है, अन्य ऑप्शन आपके सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 16, 32, 4 या 20? तो सही उत्तर है मनुष्य में दोस्तों 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। ये अस्थायी दांत कहलाते हैं, और मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत यानी कुल 32 दांत होते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है। कृंतक प्रत्येक जबड़े में 4 धारदार और चपटे दांत, रदनक प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत, अग्र चौड़क प्रत्येक जबड़े में 2 चौड़े दांत, और चौड़क यानी प्रत्येक जबड़े में 4 अधिक चौड़े दांत। चौड़कों को बुद्धि दांत या विजडम टूथ भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में मतलब सामान्य रूप में अक्ल दाढ़ कहते हैं। कंकाल तंत्र के बाद आइए मानव श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? अपचायक, आक्सीकारक, जल अपघटक या अमोनीकरण? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आक्सीकरण क्रिया है दोस्तों श्वसन। श्वसन एक आक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है, और ये प्रक्रिया भोजन का आक्सीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है, और एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। तो श्वसन या रेस्पिरेशन दोस्तों ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनाक्षी श्वसन और ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है कौन सा? अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सही है। अनाक्षी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। बी भी सही है। अनाक्षी श्वसन जंतुओं और पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन ईस्ट और परजीवियों में होता है। ये आपका सही नहीं है। और अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो ये आपका सही है। देखिए दोस्तों, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अनाक्षी श्वसन जो होता है ये ईस्ट अवायवीय जीवाणुओं और आंतों में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जंतुओं और पादपों में होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो दोस्तों नवजात शिशुओं में श्वसन की दर अधिक होती है। देखिए 30 से 60 प्रति बार प्रति मिनट होता है। यानी नवजात शिशु या न्यूबॉर्न बेबीज में श्वसन की दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ इस दर में कमी आती है, और एक सामान्य वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 15-16 या 16-17 के आसपास होती है, 16-17 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी टू एटीपी, एटीपी टू एडीपी, एएमपी टू एडीबी या एडीबी टू एएमपी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एटीपी टू एडीबी। देखिए ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए श्वसन क्रिया के कारण जब एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ऊर्जा का संचय होता है, और जल अपघटन के द्वारा एटीपी के अणु एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकीय और उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। तो देखिए एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जो जैव रूपांतरण होता है ये मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग की प्रक्रिया में किस घटक की मात्रा
अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जलवाष्प। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। दोस्तों देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है श्वासोच्छ्वास की। एक तो होता है निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन। देखिए, वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचती है और ग्रहण की गई इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03% होता है। और उच्छ्वसन यानी एक्सपायरेशन में शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होना होता है और शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन उतना ही रहता है जितना सांस लेते समय 79%। ऑक्सीजन अब घट जाता है 21% की जगह पे 17% और कार्बन 0.03% से 4% हो जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि सांस लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? शरीर की पाचन क्रिया को, यकृत की क्षमता को, किडनी की कार्यशीलता को या रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को? तो सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली और जहरीली गैस है। ये रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है और परिणामतः शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कम कर देता है, इसलिए इसको दमघोटू गैस भी कहा जाता है और ये अत्यंत ही हानिकारक होती है मानव शरीर के लिए। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है कि रक्त और ऊतक के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? गैसीय श्वसन, अंतः श्वसन, अनाक्षी श्वसन या आक्षी श्वसन? तो सही उत्तर है दोस्तों कि रक्त और ऊतक के मध्य गैसीय विनिमय अंतः श्वसन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है और ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है और ये गैसीय विनिमय अंतः श्वसन अथवा कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें देखिए, ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र, निःश्वसन या इलेक्ट्रॉन परिवहन? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निःश्वसन। दोस्तों, ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं और तीनों चरणों में कुल 38 एटीपी यानी 8 एटीपी, 6 एटीपी और 24 एटीपी अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःश्वसन की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निःश्वसन और उच्च श्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन क्या है यानी गलत कथन क्या है? निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर खींच जाती हैं, ये सही है। पसलियां स्थिर रहती हैं, सही नहीं है। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं और पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और घटता है। तो देखिए, ऑप्शन बी आपका सही यानी गलत कथन है, सही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर खींच जाती हैं जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके विपरीत उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ये था श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे आइए देखते हैं श्वसन संबंधी प्रमुख रोग और उनके उपचार। देखिए दोस्तों, श्वसनी शोध रोग जो है इसके लक्षण है कि श्वसनी यानी ब्रोंकल में सूजन, बलगम और खांसी आती है और इसका उपचार एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक और श्वसनीय विस्फारक की औषधि का प्रयोग किया जाता है श्वसनी शोध रोग में। दूसरा है श्वसनी दमा।
ये बहुत ही भयंकर या बहुत ही खतरनाक बीमारी है। खांसी और तीव्र श्वसन की समस्या इसमें आती है और इसमें श्लेष्मा का अधिक स्राव होता है। एंटीबायोटिक का प्रयोग इसमें किया जाता है। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस, दोस्तों ये जो लक्षण है इसमें फेफड़ों के ऊपर रेशेदार संयोजी ऊतकों की वृद्धि होने लगती है और इसके उपचार में कोई निश्चित उपचार नहीं है। संक्रमित व्यक्तियों को धूल और सिलिका के स्रोत से दूर रखना इसका बचाव है। दमा, जिसको अस्थमा कहा जाता है, ये श्वास में समस्या, खांसी और एलर्जी होती है। इसमें आइसोप्रोपिल सल्फेट और एड्रेनालिन का इंजेक्शन दिया जाता है दमा में। इसी तरह दोस्तों जुखाम भी श्वसन संबंधी प्रमुख व्याधि है। इसमें श्लेष्मा का अधिक स्राव होता है, गले में सूजन हो जाती है और छींकें आती हैं। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है और ये स्वयं ही ठीक होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों आइए देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा में जुखाम, बुखार, सिर और दर्द होता है। टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आदि प्रतिजैविकों का उपयोग इसमें किया जाता है। निमोनिया, तो दोस्तों निमोनिया वायु कोष्ठों में गंभीर संक्रमण और सूजन होता है और वायु कोष्ठों में सूजन, इसमें तरल और मृत सफ़ेद रुधिराणुओं का भरना निमोनिया में होता है और जीवाणु संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एक श्वसन बाधा है एम्फाइसीमा। दोस्तों ये श्वसनियों और वायु कोष्ठों में संकुचन होता है, वायु विनिमय नहीं हो पाता है और बाह्य श्वसन में परेशानी होती है और ये हमेशा के लिए प्रभाव डालता है। इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा दोस्तों इसका उपचार किया जा सकता है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये था आज का जो है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र और श्वसन संबंधी प्रमुख रोग, उपचार और उनके क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में आपने देखा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके अलावा आप हमारी टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य अध्ययन सामग्री और PDF के लिए आप मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, उनको बताएं ताकि सभी को दोस्तों इसका लाभ मिल सके।